तो आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th के लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। आज का जो टॉपिक है ये है केमिकल इक्वेशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में जानेंगे, केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये जानेंगे, साथ ही साथ केमिकल इक्वेशन को लिखा कैसे जाता है और अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है केमिकल इक्वेशन, उसे किस तरह से बैलेंस किया जाता है वो प्रोसेस भी हम सीखेंगे। साथ ही साथ किस तरह से केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट्स को मेंशन किया जाता है और साथ ही साथ रिएक्शन का जो कंडीशन है उसे किस तरह से मेंशन किया जाता है, इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड 9th में जो आपने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बहुत इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मान ले एक गिलास पानी में अगर इस पानी को हम ठंडा करते हैं तो वो बर्फ बन जाता है, या फिर अगर हम बहुत गर्म करते हैं तो वो उबलकर भाप बन जाता है। तो यहां पर ये जो चेंज है, इस तरह के चेंज को फिजिकल चेंज कहा जाता है, क्योंकि इस तरह के चेंज में जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस केमिकल कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर पानी का मॉलिक्यूल बनता है। तो पानी में इस तरह से पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब पानी में क्या होता है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जैसे इसे ठंडा किया जाता है तो इसका मोशन कम हो जाता है, और मोशन कम होते साथ यहां पर एक बॉन्ड क्रिएट होता है जिसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है, जिसके कारण कि ये मॉलिक्यूल सब रुक जाता है और ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि आइस है। तो इस प्रोसेस में आप गौर करें कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का कॉम्पोजिशन जो है, एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम्स, इस कॉम्पोजिशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। वो केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम रहता है, पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का मोशन घट जाता है और वो रुक कर वो बर्फ बनाता है, सॉलिड स्टेट में चला जाता है। तो इस तरह का जो चेंज है जिसमें कि केमिकल कॉम्पोजिशन का चेंज नहीं होता है, बल्कि सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है, इस तरह के चेंजेस को फिजिकल चेंज कहा जाता है। जबकि अगर पानी में हम छोटा सा सोडियम का एक टुकड़ा अगर डाल दे तो यहां पर एक्सप्लोजन होता है और साथ ही साथ यहां पर केमिकल रिएक्शन होता है, यहां केमिकल चेंज होता है। होता क्या है कि ये पानी का मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन एटम। अब क्या है कि जैसे ही सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है, सोडियम के कांटेक्ट में आता है, तो सोडियम का जो एक एटम है, ये सोडियम का एक एटम एक हाइड्रोजन एटम को यहां से रिप्लेस कर देता है, हटा देता है, और खुद जाकर यहां पर जुड़ जाता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और एक सोडियम यहां पर जुड़ जाता है, तो ये NaOH बन जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है यहां पर। तो आप देखिए जो केमिकल कॉम्पोजिशन है, जो पानी था और जो सोडियम था, एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे तरह का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो यहां पर जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उस केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज हो रहा है, तो इस तरह के चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंज। चलिए केमिकल चेंज के एक और एग्जांपल पे बात करते हैं। मैग्नीशियम को अगर हम जलाते हैं तो क्या होता है, मैग्नीशियम जो है ये एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस चीज को हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लिखने का तरीका देखें, किसके बीच रिएक्शन हो रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन हो रहा है, तो इनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। जिनके बीच रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और फिर इन दोनों के रिएक्शन के बाद ये प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये जो एरो है, ये एरो इंडिकेट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये एरो उसी चीज को इंडिकेट करता है। अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन है, हम नॉर्मली इसे इस तरह से नहीं लिखते हैं। हम जो यहां पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लिए हम इसका सिंबल लिखते हैं Mg, और ऑक्सीजन जो है इसके लिए भी हम सिंबल लिखते हैं इसका O, लेकिन साथ ही यहां पर नीचे 2 लगाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में
एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है। दो एटम मिलके ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनाता है, इसीलिए O2। ये 2 इंडिकेट कर रहा है कि दो O दैट मीन ऑक्सीजन एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बन रहा है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जो भी प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के बाद उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। यहां पर प्रोडक्ट क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म हो रहा है, जिसका सिंबल, जिसका हम फॉर्मूला कहेंगे, जिसका फॉर्मूला है MgO। यहां पर एक Mg ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम का एक एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो ये जो है, ये इसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। कुछ केमिकल इक्वेशंस का और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होके पानी बनता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच रिएक्शन होके हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और ये HCl बनाता है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हो गया केमिकल रिएक्शन का। अब आप गौर करें, अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच रिएक्शन होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अगर इसका पिक्टोरियल फॉर्म आप देखें तो आपको एक बात यहां से क्लियर हो जाएगी कि आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखें, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें, इस साइड में अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि मैग्नीशियम का एक एटम है, जबकि रिएक्शन के बाद जो बन रहा है वहां पर भी मैग्नीशियम का एक एटम है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन से पहले ऑक्सीजन के 2 एटम्स था यहां पर, लेकिन रिएक्शन होने के बाद आपको ऑक्सीजन का एक ही एटम मिलेगा। तो एक एटम यहां गया कहां? तो इस तरह का जो केमिकल इक्वेशन होता है, चूंकि ये बैलेंस्ड नहीं है, इक्वेशन का जो दोनों साइड्स है, ये साइड और ये साइड, दोनों साइड बैलेंस्ड नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है, तो ये बैलेंस्ड नहीं है। तो इस तरह के इक्वेशन को अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है विच इज रिएक्टेंट साइड और जो राइट हैंड साइड है विच इज प्रोडक्ट साइड, इन दोनों साइड्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है अलग अलग एलिमेंट का, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, जो नंबर ऑफ एटम्स है वो नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है, अलग अलग है। थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का यहां पर 2 एटम्स है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद एक एटम दिख रहा है, तो एक एटम यहां पर कम है प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरह के इक्वेशन को कहा जाता है अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अगर इसका सही मायने में सही व्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो वो सही व्यू कुछ ऐसा होगा कि 2 मैग्नीशियम एटम एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मॉलिक्यूल बना रहा है। यहां पर आप गौर करें कि मैग्नीशियम का एटम, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले कितना था? 1 2, और रिएक्शन के बाद 1 2। ऑक्सीजन का देखें 1 2 रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी 1 2। तो नंबर ऑफ एटम्स जो है, नंबर ऑफ एटम्स रिएक्शन से पहले या फिर कहें रिएक्टेंट वाले साइड में और प्रोडक्ट वाले साइड में सेम है हर एक एलिमेंट के लिए। मैग्नीशियम के लिए भी सेम है, ऑक्सीजन के लिए भी सेम है। तो इस तरह के इक्वेशन को बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाता है, क्योंकि दोनों साइड जो है कंप्लीटली बैलेंस्ड है। इसका मतलब अगर अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन रहे तो उसे बैलेंस कैसे किया जाएगा, यह प्रोसेस भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आपके किताब में हिट एंड ट्रायल मेथड मिलेगा आपको, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड जो है ठीक है, ये आपके लिए जानना सही है, लेकिन उससे थोड़ा आसान होता है जो मेथड, वो है अलजेब्रिक मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक मेथड पे ही बात करेंगे। तो सिंपल सा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच के रिएक्शन में क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, हमने थोड़ी देर पहले देखा। इसे अभी हमें बैलेंस करना है। कैसे हम बैलेंस करेंगे? तो देखिए, बैलेंस करने का जो तरीका है, अगर मैं पिछले पेज में वापस जाऊं तो यहां पर हमने इसे कैसे रिप्रेजेंट किया था, एक बार वापस से आप देख ले। 2 मैग्नीशियम का एटम, तो Mg एक मैग्नीशियम एटम को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे पहले जब आप 2 लगा देते हैं तो ये इंडिकेट करता है 2 मैग्नीशियम का एटम है। यहां पर O2 कुछ नहीं लिखा हुआ, 1 2 3 4 कुछ नहीं है उससे पहले, ये इंडिकेट करता है 1 को। तो O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 2 एटम मिलके एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। यहां कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब 1 है, तो एक मॉलिक्यूल यहां पर। और फाइनली क्या बन रहा है? MgO बन रहा है। कितना MgO बन रहा है? MgO इज अ मॉलिक्यूल। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है? 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन रहा है, 1 और 2।
तो इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहां इसका मतलब यह है कि अगर अनबैलेंस्ड इक्वेशन रहे, उसे बैलेंस हम करेंगे तो यहां पर कुछ नंबर्स हमें मिलेगा, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हमें मिलेगा जो कि नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करेगा। हमें अभी पता नहीं वो नंबर क्या होगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर ए लगा देते हैं, हम इसे बाद में सॉल्व करेंगे। यहां पर हम बी लगा देते हैं, यहां पर हम सी लगा देते हैं। चलिए, ए बी और सी का वैल्यू हमें यहां पर पता करना है। अभी मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अलजेब्रिक मेथड कहा जाता है। समटाइम्स कुछ लोग इसे एबीसीडी मेथड भी कहते हैं। तो इस अलजेब्रिक मेथड में अभी हमें ए बी और सी का वैल्यू पता करना है। यहां पर नंबर्स हमें मिलेगा, वही नंबर ए बी और सी के जगह पे हम पुट कर देंगे, तो ये इक्वेशन जो है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि हमने देखा कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स है, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, जो भी एलिमेंट्स है वो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में उसका नंबर ऑफ एटम्स जो है वो सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर मैग्नीशियम को कंसीडर करते हैं तो मैग्नीशियम के लिए नंबर ऑफ एटम्स देखिए, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा, ए नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो ए लेफ्ट हैंड साइड में ए नंबर ऑफ एटम्स है और राइट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, सी नंबर ऑफ एटम्स है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है सी नंबर ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड में एक मैग्नीशियम एटम होगा, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड में सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम होगा। तो यहां पर अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो कितना मैग्नीशियम एटम है, सी नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम्स है। हमें पता है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में क्या होगा कि जो भी एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट के लिए लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। दैट मीन ए को सी के बराबर होना चाहिए। अब अगर हम इसी तरीके से ऑक्सीजन को बैलेंस करें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में विच इज रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा, देखिए बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होगा, तो B नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में 2 इंटू बी नंबर ऑफ एटम्स होगा, 2 इंटू बी नंबर ऑफ एटम्स होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स है 2B और राइट हैंड साइड में कितना नंबर ऑफ एटम्स होगा, C नंबर ऑफ एटम्स होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में MgO के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, तो C नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में C नंबर ऑफ एटम्स होगा ऑक्सीजन का। इसका मतलब राइट हैंड साइड में जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है वो है C। तो हमें यहां से 2 इक्वेशन मिला। अब क्या करना है, ए बी और सी के लिए वैल्यू हमें पता करना है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये जो 3 वेरिएबल्स है, इन 3 वेरिएबल्स में से किसी एक का वैल्यू हम 1 अज्यूम कर लेते हैं। हम इस तरह से उस वैल्यू को अज्यूम करते हैं ताकि जो बाकी वेरिएबल्स है उसका भी वैल्यू हम पता कर सके। तो यहां पर आप ए बी या सी किसी का भी वैल्यू आप 1 अज्यूम कर सकते हैं। चलिए यहां पर मैं सी का वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूं। सो लेट C इज इक्वल टू 1। जैसे ही हम C इज इक्वल टू 1 अज्यूम करते हैं, वैसे ही देखिए इस इक्वेशन से A इज इक्वल टू C, इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, इस इक्वेशन से हमें मिलेगा कि A का वैल्यू जो कि C के बराबर है, तो A का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरे वाले इक्वेशन को देखें, 2B इज इक्वल टू C। सो 2B इज इक्वल टू C और C का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया है, सो 2B इज इक्वल टू 1। तो यहां से हम B का वैल्यू पता कर सकते हैं, B इज इक्वल टू 1/2। ये 2 जो है इस साइड में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2B इज इक्वल टू 1, हेंस B इज इक्वल टू 1/2। तो हमने A का वैल्यू 1, B का वैल्यू 1/2 और C का वैल्यू 1 पता कर लिया। अब हम यहां पर इन वैल्यूज को पुट करेंगे, A, B और C। A के जगह पे 1, B के जगह पे 1/2 और C के जगह पे 1। लेकिन जब हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो इस तरह का फ्रैक्शन हम नहीं लिखते हैं, हमें होल नंबर लिखना पड़ता है, क्योंकि ये नंबर जो है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ऑब्वियसली होल नंबर में होना चाहिए। तो यहां से हमें इस फ्रैक्शन को हटा के होल नंबर लाना है। इस फ्रैक्शन को हम कैसे हटाएंगे, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है, इस 2 को हमें यहां से हटाना होगा, जिसके लिए हम पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, देखें ये जो 1 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा।
और ये जो 1/2 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और ये जो 1 है इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2। जब केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं, जैसे कि हमने बात किया, इस 1 को लिखने का जरूरत नहीं होता है। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो उसी का मतलब होता है 1। तो आप गौर करें, यहां पर ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस्ड हो चुका है। थोड़ी देर पहले हमने बात किया था 2mg प्लस O2, ये हमें देगा 2mgO। तो इस तरह से हम अलजेब्रिक मेथड से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। चलिए एक और छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम लोग बहुत सारे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। फिलहाल के लिए 2 इक्वेशंस, पिछला वाला और ये वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी वही करेंगे हम लोग। ए लगा देंगे यहां पर, यहां बी और यहां पर सी। अब हम क्या करेंगे, सल्फर, ये सल्फर है, सल्फर के लिए नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम बराबर करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड विच इज रिएक्टेंट साइड, उस साइड में देखें नंबर ऑफ सल्फर एटम कितना होगा। यहां पर 8 सल्फर एटम मिलकर इसका मॉलिक्यूल बन रहा है और यहां पर ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। दैट मीन यहां पर 8A नंबर ऑफ एटम्स है लेफ्ट हैंड साइड में सल्फर का, और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स होगा C। सल्फर के लिए नंबर ऑफ एटम्स होगा C। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बराबर होगा। अब अगर फ्लोरीन को हम बैलेंस करते हैं तो फ्लोरीन आप लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट वाला साइड में आप पाएंगे 2B नंबर ऑफ एटम्स है, और राइट हैंड साइड में आप पाएंगे 6C नंबर ऑफ एटम्स यहां पर है। अब हमें क्या करना है, अब हम यहां से ए, बी और सी के लिए वैल्यूज को हम पता करेंगे। इसके लिए हम ए या बी या सी किसी का भी वैल्यू हम 1 अज्यूम करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए यहां पर मैं क्या करता हूं, सी का वैल्यू 1 अज्यूम कर लेता हूं। सो लेट सी इज इक्वल टू 1। जैसे सी का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया, फर्स्ट इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा, चलिए सी का वैल्यू हमने 1 अज्यूम कर लिया है। फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिलेगा 8A इज इक्वल टू C विच इज 1। सो यहां से हमें मिल जाएगा A का वैल्यू हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 8। इसका मतलब हमें इक्वेशन को इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा किसी नंबर से, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे उसे मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन को हटा लेंगे। अब क्या है देखें, अब हमें B का वैल्यू यहां से पता करना है। देखें 2B इज इक्वल टू 6C सी का वैल्यू अगर 1 होगा तो 2B इज इक्वल टू 6 इंटू 1 विच इज 6, और यहां से आगे B का वैल्यू होगा 6 डिवाइडेड बाय 2। सो 6 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 3। तो यहां पर A का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 8 आया, B का वैल्यू आया 3 और C का वैल्यू हमने 1 अज्यूम किया था। अब यही वैल्यूज जो है यहां पर हम इसे पुट कर देते हैं। सबसे पहले A का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 8, और B का वैल्यू है 3 और C का वैल्यू निकल के आया 1, या हमने ही अज्यूम किया था 1। अब आप गौर करें, यहां से जो है इस फ्रैक्शन वाले 8 को हमें यहां से सब्स्टिट्यूट करना, हटाना है। फ्रैक्शन को हटा के होल नंबर ले आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला 8 गायब हो जाएगा। सो इक्वेशन को, पूरा इक्वेशन को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, देखिए ये जो 1 डिवाइडेड बाई 8 है ये बन जाएगा 1, और ये जो 3 है ये 3 बन जाएगा। 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24, और ये जो 1 है ये 1 8 से मल्टीप्लाई करते साथ ये 1 बन जाएगा 8। और हमें पता है इस 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो इस 1 को फिलहाल हम यहां से हटा देते हैं। अब ये जो इक्वेशन बना ये बैलेंस्ड इक्वेशन बना। आप एक बार टेस्ट करके देख सकते हैं कि इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप सल्फर को देखें तो सल्फर का 8 एटम्स है, राइट हैंड साइड में भी सल्फर का 8 एटम्स होगा, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल SF6 के एक मॉलिक्यूल में एक सल्फर एटम है, वैसे ही 8 मॉलिक्यूल्स है, तो यहां पर सल्फर का 8 एटम्स है। फ्लोरीन को अगर आप देखें तो फ्लोरीन, यहां पर जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें 2 एटम्स है, 24 मॉलिक्यूल्स है, तो 48 फ्लोरीन एटम्स है। इस साइड में भी देखें F6 मतलब 6 फ्लोरीन एटम है एक मॉलिक्यूल में, 8 मॉलिक्यूल है, तो 8 इंटू 6 46।
46, oh 8 into 6 48, I'm sorry. So 48 लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लोरीन एटम है, राइट हैंड साइड में भी, और लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्लोरीन एटम का नंबर सेम हो गया. दैट मीन ये जो इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. दिस वन इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं. और मैं आपको बता दूं फिर से कि इस चैप्टर के खत्म होने के बाद हम बहुत सारे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. ये जो केमिकल इक्वेशन होता है, आप देखेंगे केमिकल इक्वेशन के साथ साथ उसका जो फिजिकल स्टेट है, जो भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है, उसका जो फिजिकल स्टेट है वो भी मेंशन किया हुआ रहता है. फिजिकल स्टेट मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, या फिर पानी में घुला हुआ है, जिसे कि एक्वस फॉर्म कहा जाता है. ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये रस्टिंग ऑफ आयरन का रिएक्शन है. आयरन पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है और ये रस्ट बना रहा है और हाइड्रोजन लिबरेटेड हो रहा है. वेल, तो यहां पर आप गौर करें कि ये जो S है ये इंडिकेट कर रहा है सॉलिड को. आयरन जो सॉलिड फॉर्म में है उस सॉलिड को इंडिकेट कर रहा है. यहां वाटर वेपर के साथ जो आयरन है उसका रिएक्शन होता है, इसीलिए H2O जो कि पानी है उसे G लिखा गया उसके बगल में, मतलब वो गैसेस फॉर्म में है, वो वेपर फॉर्म में है और रिएक्ट कर रहा है आयरन के साथ. यहां पर ये जो Fe3O4 है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो हाइड्रोजन है जो लिबरेटेड हो रहा है ये गैसेस फॉर्म में है. तो इस तरह से फिजिकल स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है केमिकल इक्वेशन में. कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं. कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और मिथाइल अल्कोहल बनता है. और ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है ये इक्वेशन फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है. कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच रिएक्शन हो रहा है और ये बन रहा है ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन लिबरेटेड हो रहा है और ये पानी भी थोड़ा बहुत बन रहा है. उससे पहले पिछले वाले इक्वेशन में ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, हाइड्रोजन ये भी गैस है, और मिथाइल अल्कोहल लिक्विड है, इसी के लिए यहां पर L लिखा हुआ है. अब इस इक्वेशन में वापस आते हैं फोटोसिंथेसिस वाले इक्वेशन में. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके बगल में AQ लिखा हुआ, मतलब ये एक्वस फॉर्म में है. पानी में घुला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन होता है, जिससे कि यहां पर ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है और थोड़ा पानी भी बनता है. वेल, यहां पर पानी जो है ये लिक्विड, उसके बगल में L लिखा हुआ, मतलब ये लिक्विड है. मैं फिर से बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुला हुआ है, इसीलिए ये एक्वस लिखा हुआ है, यहां एक्वस फॉर्म में है, पानी में घुला हुआ है. और जो ग्लूकोज बनता है इस प्रोसेस में, उसके बगल में भी देखे AQ लिखा हुआ, मतलब ये भी एक्वस फॉर्म में है, पानी में घुला हुआ है. जैसे कि शक्कर को अगर आप पानी में घोल दें तो वो एक सोल्यूशन मिलता है आपको, उसे हम कहते हैं कि वहां पर ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में है, ना ही सॉलिड फॉर्म में ना लिक्विड फॉर्म में, बल्कि पानी में घुला हुआ एक्वस फॉर्म में है. इसी तरह से यहां भी जो ग्लूकोज बनता है ये पानी में घुला हुआ होता है, और जो ऑक्सीजन लिबरेटेड होता है वो भी पानी में घुल जाता है, और साथ ही साथ यहां पर थोड़ा पानी बनता है, जिसके कारण पानी जो कि लिक्विड है, जिसके कारण यहां पर L लिखा हुआ है. वेल, ये तो फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है. समटाइम्स, कभी कभार आप केमिकल इक्वेशन में ये भी पाएंगे कि जो रिएक्शन का कंडीशंस है, जैसे कि किस टेम्परेचर में रिएक्शन हो रहा है, या फिर किस प्रेशर में रिएक्शन हो रहा है, या फिर कौन सा कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. कैटलिस्ट क्या है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट वो केमिकल रिएक्शन को होने में मदद करता है, तो वो कैटलिस्ट है. तो इस तरह के रिएक्शन का जो कंडीशंस है, समटाइम्स वो कंडीशन भी मेंशन किया हुआ रह सकता है. जैसे कि यहां पर पिछला जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन हमने देखा था, जहां पर कि हमने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच के रिएक्शन के बारे में बात किया था. तो ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत हाई प्रेशर में रिएक्शन होता है. 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये रिएक्शन होता है. तो वही जो रिएक्शन का जो कंडीशन है, उस रिएक्शन के कंडीशन को एरो के ऊपर या नीचे लिखा जाता है. तो यहां पर ऊपर लिखा गया है. इस कंडीशन में ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है. वेल, फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? फोटोसिंथेसिस, सनलाइट चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. तो ये इस केमिकल रिएक्शन का एक कंडीशन हो गया कि सनलाइट चाहिए होगा, और साथ ही साथ क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है. क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होता है. तो वो दो चीजें यहां पर मेंशन किया हुआ है, ये रिएक्शन का कंडीशन है. तो कभी कभार आपको केमिकल इक्वेशन में इस तरह से कंडीशन भी लिखा हुआ मिलेगा, और जो फिजिकल स्टेट है वो फिजिकल स्टेट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है. अब अगले वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पे बात करेंगे, कितने तरह का केमिकल रिएक्शन होता है. वहां पर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे. साथ ही साथ
एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पे यहां पर मिल जाएगा, यहां क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।